नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएसपीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक पीरियड के बारे में, जो कि वैदिक पीरियड में हम लोग वेदों को टोटल पढ़ेंगे। वेद टोटल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इसी चार वेद के उपवेद भी हैं टोटल चार, उन्हें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है वैदिक पीरियड के पूरे इतिहास को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैदिक पीरियड जो है उसका कार्यकाल है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के बारे में बातचीत हो रहा है। ये आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये ऋग्वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक पीरियड के बारे में, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉपर पूरा मैं आज पूरा बता दूंगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई में चार चांद लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आपको सभी चीजें एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगी। उम्मीद करूंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में न आए, और मैंने जितने भी वैदिक पीरियड से जितने भी प्रश्न हैं उन सबको एक कहानी के माध्यम से मैं यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ। आप इसे जरूर और ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। ठीक है, कहीं कहीं पे इसकी चर्चा वैदिक पीरियड में, जैसे कि ऋग वैदिक काल के बारे में मैंने कहा, उसके बारे में किसी किसी किताब में 1750 से लेकर के 1000 बीसी तक लिखा गया है। वो भी हम जानेंगे कि आखिर ऐसा कैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में हमको केवल ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, और वहीं उत्तर वैदिक पीरियड में हमें तीन वेद के बारे में पढ़ना है, और वो तीन वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपका पार्ट्स ऑफ वैदिक पीरियड, तो ऋग्वेद के आखिर में वैदिक पीरियड के कितने पार्ट थे? तो दो पार्ट थे। एक है ऋग वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है। कहीं किसी किसी किताब में यही 1750 से 1000 बीसी तक मिलेगा, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर वैदिक पीरियड का कार्यकाल है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक पीरियड रिलेटेड टू, आखिर में ऋग वैदिक जो पीरियड है उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध है आपका केवल और केवल ऋग्वेद से। ऋग्वेद को ही एंशिएंट वेदा कहा जाता है और इसे प्राचीन वेदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो समय है वह है 1750 से लेकर के 1000 बीसी, और किसी किसी किताब में 1500 से लेकर के 1000 बीसी भी लिखा हुआ है। तो दोनों ही आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ऋग वैदिक पीरियड का संबंध केवल और केवल ऋग्वेद से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक पीरियड रिलेटेड टू, तो उत्तर वैदिक पीरियड जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि उत्तर वैदिक पीरियड का संबंध तीन वेद से है। ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी के जो तीन वेद बचे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि वेदों की संख्या कितनी है? चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसी वेद के उपवेद हैं उनकी भी संख्या चार है। वेदांग की संख्या 6 है। पुराण टोटल 18 है। वेदांग और वेदांत में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, वेदांत यानी कि अंग 6 है। ठीक है, और वेदांत जिसे हम उपनिषद भी कहते हैं, और उपनिषद क्या है? उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108 है। एग्जाम में कभी भी पूछता है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना और ज्ञान अर्जित करना। अगला है मीनिंग ऑफ वेदा। ठीक है, आखिर में वेदा का मीनिंग क्या है, वेद का मीनिंग क्या है? तो पहला है नॉलेज, ठीक है, यानी कि ज्ञान। दूसरा इसे संहिता भी कहा जाता है। तीसरा श्रुति संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि श्रुति का मतलब होता है सुनना। नेक्स्ट है आपका अपौरुषेय। ठीक है, अपौरुषेय क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि इसे किसी भी आदमी द्वारा लिखा गया नहीं है, बल्कि यह किसी के द्वारा कहा गया था, सुना गया था, उसी को फिर यह लिखा गया, लिख दिया गया। मतलब कि ये किसी अपौरुषेय मतलब किसी ने इसे वेद को लिखा नहीं है, रचना नहीं किया है, किसी के द्वारा सुना गया, फिर इसे क्या किया गया? गढ़ लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मीनिंग ऑफ वेदा को हम लोग समझ गए। ठीक है, कि वेद क्या है। आगे बढ़ते हैं। वेदा कंपाइल्ड बाई, जैसा कि मैंने बताया कि वेद जो है अपरुषेय है, यानी कि इसे किसी ने लिखा नहीं है, नॉट रिटन बाई मैन। ठीक है, क्यों ऐसा? इसका संकलन किया गया है, मतलब ये अलग अलग जगह में था, किताबों के रूप में या फिर ताम्रपत्र या फिर भोजपत्र के रूप में इसे क्या किया गया? एक्युमुलेट, इकट्ठा करके इसे एक किया गया, और इसे अलग अलग विभागों में बांट दिया गया, जैसा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को भी हम लोग फुल डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, और आज ही देखेंगे पूरी तरह से जितना भी वैदिक पीरियड है वो आज हम लोग खत्म करेंगे। तो वेदा जो है कंपाइल्ड बाय, इनका संकलन किया था वेद व्यास जी ने। ठीक है, ये अलग अलग रूपों में किसी के द्वारा कहा गया, सुना गया था, इसको उन्होंने क्या किया? गढ़ दिया, मतलब इसको उन्होंने लिख करके एक जगह संकलित किया। रियल नेम एग्जाम में पूछता है कि वेद व्यास जी का रियल नाम क्या था, तो इनका रियल नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका त्रैवेद। त्रैवेद किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रैवेद कहते हैं।
वापस से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ऋग वैदिक पीरियड का संबंध केवल ऋग्वेद से है, उत्तर वैदिक पीरियड का संबंध यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से है। वहीं अगर आपसे बात किया जाए कि त्रैवेद का संबंध किससे है, तो त्रैवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आएंगे, इसमें अथर्ववेद नहीं आएगा। अथर्ववेद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अथर्ववेद का संबंध जादू टोना से है, इस वजह से इसको इसमें शामिल नहीं किया गया, और इसका जो संकलन है वो काफी बाद में किया गया था अथर्ववेद का। Rigveda, the knowledge of the healthcare system and medicine systems from Rigveda, which gave birth to a subsystem called Ayurveda. आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ऋग्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और 10 मंडल को भी हम लोग देखेंगे किस मंडल में किसके बारे में क्या कहा गया है। सूक्त टोटल कितने 1028 है, ठीक है। 1017 जो है वो 1017 जो है ये पहले से था, और 11 जो है वो इंसानों द्वारा बाद में इसे लिखा गया, ठीक है, जिसलिए इसे बालखिल्य भी कहते हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462 है, लेकिन एनसीईआरटी किताब में 10,580 इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। सेपरेटेड बाय मैंने किसने इसे कहा, सुनाया, लोगों को बताया, तो होत्र नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, लोगों को बताया, सुनाया, कहा, और इसी का संकलन किया किसने? वेद व्यास जी ने, ठीक है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन उनका रियल नाम था। इनके द्वारा गाइड बुक क्या है, अगर हमको जानना होगा ऋग्वेद के बारे में, तो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये इसका गाइड बुक है, मतलब इसको और सरल भाषा में कर दिया गया ताकि आप इस ऋग्वेद को अच्छे से समझ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी स्लाइड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि गाइड बुक है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो आखिर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। तो ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना है वह ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है वो हम पहले देखेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद पीरियड में कृपान का मतलब डॉटर होता है, यानी कि पुत्री, ठीक है, और पुत्री को ही ऋग्वेद में कहा गया है कि सोर्स ऑफ सैडनेस, मतलब जो लड़की है, जो पुत्री है, वो दुखों का कारण है, ठीक है। सुन के बहुत ही अजीब लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ऋग्वेद में इसके बारे में ऐसा चर्चा किया गया है। एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कृपन का क्या मतलब है, तो कृपन का संबंध आपका डॉटर से, पुत्री से है, इसका संबंध मतलब क्या है, सोर्स ऑफ द सैडनेस, यानी कि यह दुखों का कारण है। और प्रोटेक्टर किसे कहा गया, तो प्रोटेक्टर सन को कहा गया है, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, क्योंकि ये परिवार का क्या होगा, रक्षक होगा। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग केवल पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, तो आप केवल उसी पे फोकस करें, बाकी चीजों को आप रहने दें, इग्नोर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे, ना कि बेकार की चीजों पे हम अपना ध्यान देंगे, ठीक है। मंडल्स ऑफ द ऋग्वेदा, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल जो मंडल्स हैं ऋग्वेदा, वो टोटल कितने हैं? 10 है मंडलों की संख्या, ठीक है। तो 10 मंडल क्या क्या है? तो पहले में अग्नि देवता के बारे में चर्चा किया गया, जहाँ पे हिम कुछ मंत्र का उच्चारण है, ठीक है। और अग्नि देवता की जो पत्नी है उन्हीं का नाम है स्वाहा, ठीक है। तभी हम लोग जब कोई हवन करते हैं तो स्वाहा मंत्र का उच्चारण करते हैं, ताकि स्वाहा उनकी पत्नी आकर के अग्निदेव को क्या करे, शांत कर सके। दूसरा है गृह संवाद, जिसका संबंध गृह प्रवेश से है। तीसरा है गायत्री मंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो तीसरे मंडल में किया गया है। विवाह का उल्लेख भी तीसरे मंडल में किया गया है। और विश्वामित्र जी ने क्या किया था, गायत्री मंत्र की रचना की थी। किस देव को समर्पित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। जैसे कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसे सवित्र कहा गया, बाद में सवित्र यानी कि भगवान सूर्य है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चौथे में वामदेव के बारे में चर्चा किया गया, जो कि उसका संबंध आपका एग्रीकल्चर कृषि से है। पांचवें में अत्रि नामक ऋषि के बारे में चर्चा किया गया है। तो वापस से रिवाइज करते हैं, पहला अग्नि, दूसरा गृह संवाद, तीसरा गायत्री मंडल, चौथा है वामदेव और पांचवा है हमारा अत्रि। आगे बढ़ते हैं, 5 हो गया और रिमेनिंग जो 5 बचा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि छठे में है भरद्वाज, ठीक है, इनका संबंध दान दक्षिणा से है। सातवें में है गुरु वशिष्ठ, इनका संबंध युद्ध से है, ठीक है। और आठवें में आपका हैंडलूम यानी कि हस्तशिल्प से है। 9वें में है सोममंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोमरस, ठीक है, जिसे मदिरा कहते हैं, किस पहाड़ में मिलेगा, तो भुजवन, हिमालय के भुजवन पहाड़ से इसे लेके आया जाता है। और 10वें में आपका पुरुष सुक्त मंडल, ठीक है, यानी कि 10वें मंडल में ही वर्णाश्रम सिस्टम को 4 भागों में बांट दिया गया था, जैसा कि वर्ण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुष सुक्त मंडल का उल्लेख किस मंडल में किया गया है। इसका उल्लेख जो किया गया है वो 10वें मंडल में किया गया है, और इसका संबंध किससे है, वर्णाश्रम सिस्टम से, यानी कि वर्ण व्यवस्था से है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा 10 मंडल आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला कुछ इंपॉर्टेंट मंडल है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला है आपका इंपॉर्टेंट मंडल कौन कौन से है, तो पहला 3, तीसरा 7वां, 9वां और 10वां।
तीसरे मंडल में जैसे कि मैंने बता ही दिया कि इसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है। किसने लिखा था? तो विश्वामित्र ने लिखा था। डेडिकेटेड टू किसको है? सवित्र यानी कि सूर्य भगवान को समर्पित है। सातवें मंडल में किंग सुदास बोल के एक राजा थे, ठीक है, जो कि भरत वंश थे। इनके गुरु थे विश्वामित्र। इन्होंने क्या कहा कि अब मैं अपना जो गुरु है वो विश्वामित्र की जगह में अपना गुरु जो है बनाना चाहता हूँ, गुरु वशिष्ठ को। तो इस चीज से विश्वामित्र जो है काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अच्छे से समझिएगा कहानी, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि दसराज युद्ध का संबंध किस मंडल से है? तो दसराज युद्ध का संबंध सातवें मंडल से है। कहानी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सातवें मंडल में चर्चा है, किंग सुदास बोल के एक राजा रहते हैं, ठीक है, जो कि भरत वंश के रहते हैं। और भरत वंश के जो गुरु रहते हैं उनका नाम रहता है विश्वामित्र, ठीक है, जो कि कुल गुरु रहते हैं। अब राजा सुदास चाहते हैं कि मैं अपना जो गुरु है उसको चेंज करके मैं वशिष्ठ करना चाहता हूँ। तो ऐसे में विश्वामित्र को लगा कि मेरी तो ऐसे जो मतलब कि मेरा जो नौकरी है, मैं जो देखभाल कर रहा हूँ या फिर जो भी प्रवचन वगैरह कर रहा हूँ वो सब तो मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं गुरु विश्वामित्र, ये 10 राजाओं की एक टुकड़ी बनाते हैं और क्या करते हैं, वशिष्ठ पे क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो वो 10 राजाओं के साथ मिल करके इन्होंने जो आक्रमण किया था गुरु वशिष्ठ के ऊपर में, ठीक है ना, कि आप नहीं हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी जब गुरु हूं तो फिर आप क्यों यहाँ पे आएंगे। जिस वजह से उस 10 राजाओं को लेकर के इन्होंने युद्ध किया था, इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ गया दसराज बैटल, ठीक है। किस नदी के किनारे हुआ था? तो पुरुषनी नदी के किनारे। आज के डेट में इसका नाम क्या है? रावी रिवर। और इस युद्ध में वशिष्ठ की जीत हो जाती है और विश्वामित्र जो है वो हार जाते हैं। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे गुरु वशिष्ठ सातवें मंडल में, इसका संबंध किससे है? युद्ध से संबंधित है। तो ये भी आप कनेक्ट हो गया, ठीक है। कौन सा युद्ध? उस युद्ध का क्या नाम था? दसराज युद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौवें मंडल में सोम के बारे में चर्चा है। गॉड ऑफ एनिमल किसे कहा गया? तो लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव शंकर भगवान को कहा गया है। 10वें मंडल में वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में कहा गया है, जो कि जबालू उपनिषद से लिया गया है। और गोत्र जैसे कि कश्यप, भारद्वाज, जो भी गोत्र होता है उसका भी उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो मंडल थे वो भी खत्म हो गया। अब हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे गोत्र। तो जैसा कि गोत्र, मीनिंग ऑफ गोत्र, गोत्र का मतलब क्या होता है? तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो गो का मतलब हो गया काउ, ठीक है, और अत्र का मतलब हो गया प्लेस। तो ऐसा स्थान जहां पे गायें रहती हैं उसे हम गोत्र कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया? प्लेस ऑफ काउ, ऐसा स्थान जहां पे गायें रहती हैं उसे हम गोत्र कहेंगे। अगला है टाइप्स ऑफ गोत्र। तो गोत्र के टोटल कितने प्रकार होते हैं? टोटल 4 प्रकार है। पहला है आपका वशिष्ठ, दूसरा आपका भार्गव, तीसरा है आपका भारद्वाज और चौथा है आपका काश्यप। ये 4 टोटल क्या है? गोत्र है। पहला वशिष्ठ, दूसरा भार्गव, तीसरा भारद्वाज और चौथा क्या है आपका? कश्यप। आगे बढ़ते हैं। वर्णाश्रम सिस्टम। वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में चर्चा किया गया है 10वें मंडल में। इसमें 4 भागों में बांट दिया गया था लोगों के जीवन काल को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। और एज ग्रुप को भी डिवाइड किया गया था, ठीक है। 0 से 25, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर जन्म लिया है तो ऐसा मान लिया जाता है कि उस समय का जो जीवन काल होता था वो 100 साल के लिए होता था। तो उसी को 25-25 साल तक बांट लिया गया है। 0 से 25 इसके ब्रह्मचर्य, इसका काम था पूजा पाठ करना, पढ़ना लिखना पढ़ाना। गृहस्थ का काम था 25 से 50 शादी विवाह करके घर की देखभाल करना। वर्णाश्रम, वानप्रस्थ में क्या होता था? अपने घर की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंप करके अब भगवान के भजन कीर्तन में लग जाना। और सन्यासी का मतलब हो गया जैसे ही आपका एज 75 हो गया, 75 प्लस हो गया, आपको घर बार छोड़ करके सन्यासी के रूप में आपको घर गृह त्याग देना पड़ता था। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम सिस्टम हो गया। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, पढ़ना लिखना पढ़ाना, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना, वानप्रस्थ अपने घर की जिम्मेवारी बड़े बेटे को सौंप देना, और सन्यासी 75 प्लस होने के बाद अपने घर को त्याग देना, मतलब सन्यासी के लिए धारण कर लेना। अगला आपका 4 ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाना, क्षत्रिय युद्ध करना, वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और शूद्र का काम होता था इन तीनों की देखभाल करना। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। ब्राह्मण पूजा पाठ करना, क्षत्रिय युद्ध लड़ना, वैश्य इनका काम होता था व्यापार करना, और शूद्र का काम होता था इन तीनों की देखभाल करना। तो एग्जाम में पूछा गया कि ऋग्वेद में इसकी चर्चा कितनी बार हुई है? तो ब्राह्मण की चर्चा हुई है 15 बार, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मुख से हुई है। क्षत्रिय का वर्णन किया गया 9 बार, इनकी उत्पत्ति आर्म्स यानी भुजाओं से हुई है। वैश्य का उल्लेख 1 बार किया गया है, इनकी उत्पत्ति जांग यानी कि थाई से हुई है। शूद्र का उल्लेख 1 बार किया गया और इनकी उत्पत्ति कहां से? पैरों से यानी कि फुट से हुई है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्राह्मण मुख से हुई है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य थाई से, और शूद्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? फुट से हुई है, पैरों से।
सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऋग्वेदा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद खत्म होती फिर हम लोग यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऋग्वेदा क्या है? तो उपवेद ऑफ ऋग्वेदा का नाम है आपका आयुर्वेदा। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? प्रजापति ने। ठीक है, 2 से टोटल 10 मंडल है, लेकिन 2 से 7वें मंडल को ओल्ड या फिर वंश मंडल भी कहा जाता है। 1 और 10 मंडल को न्यू मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना काफी बाद हुई। 8 और 9वें मंडल को मिक्स्ड मंडल कहा जाता है, मिश्रित मंडल कहा जाता है। असतो मा सद्गमय, इसका मतलब होता है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। 1992 में, यानी कि आज से 32 साल पहले यूनेस्को ने क्या किया था, इस वर्ड को क्या किया था अपना, मतलब कि वर्ड को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। असतो मा सद्गमय का मतलब मेमोरी ऑफ वर्ल्ड होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1992 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। और इस साल 2024 में यूनेस्को का जो सम्मेलन है वो हमारे ही देश में होने जा रहा है, यानी कि भारत में होने जा रहा है। नेक्स्ट है जैन अवेस्ता। ठीक है, ये एक ईरानी ग्रंथ है जो कि पूरी तरह से रिलेटेड है किससे? ऋग्वेदा से। यानी कि ऋग्वेद में जो चीजें लिखी गई हैं उसका डिट्टो कॉपी पेस्ट है किसमें? जैन अवेस्ता, जो कि ईरानी ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऋग्वेदा। टाइप्स ऑफ ऋग्वेदा क्या है? तो ऋग्वेदा के टाइप्स हैं, उपवेद है जिनका नाम है आयुर्वेद, और ब्राह्मण वेद। उसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में कौन कौन से? तो पहला ऐत्रेय, दूसरा कौन है? कौशिकी, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में चर्चा किए थे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। टाइप्स ऑफ ऋग्वेदा वापस से, उपवेद का नाम है आयुर्वेद और ब्राह्मण वेद का नाम है, इसके 2 प्रकार हैं, पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकी। ठीक है, सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका रिवर्स ऑफ ऋग्वेदा। तो टोटल नदियों, कितने रिवर हैं, कितने नदियां हैं, उसके बारे में चर्चा क्या किया गया है, कितनी बार की गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग करके देखने का प्रयास करेंगे। तो रिवर ऑफ ऋग्वेदा पहला है आपका, टोटल 21 रिवर नदियों की संज्ञा दी गई है, मतलब 21 रिवर की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। सबसे होली यानी कि सबसे पवित्र रिवर की चर्चा की गई है सरस्वती। ठीक है ना, गंगा नहीं है, गंगा ऑप्शन में रहेगा लेकिन वो गलत होगा। सबसे पवित्र नदी माना गया ऋग्वेदिक पीरियड में गंगा आपका सरस्वती नदी को, ना कि गंगा नदी को। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सिंध का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम किसका उल्लेख हुआ है? तो सबसे कम उल्लेख हुआ है गंगा नदी के बारे में। सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका हुआ है? तो वो है सिंध नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन पवित्र नदी किसे माना गया? तो पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेदा ऑल्सो नोन एज, ऋग्वेदा को और किस किस नामों से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर में जो ऋग्वेदा है, हम लोगों ने इसके बारे में मंडल को देखा, सुक्त देखा, ऋचाएं देखी। ठीक है, हर एक मंडल को हम लोगों ने देखा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंडल है, जैसे कि 3, 7, 9, 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को देखा। फिर इसके कितने पार्ट होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, उपवेद होते हैं, आयुर्वेद होते हैं, कौशिकी, ऐत्रेय, वो भी देखा। लेकिन ऋग्वेद को कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ऋग्वेदा ऑल्सो नोन है, तो ऋग्वेदा को वेदास ऑफ रिवर, नदियों वाला वेद कहा जाता है। वेदास ऑफ मंत्र, माता च पिता, इसे माता च पिता वाला वेद भी कहा जाता है। वेदास ऑफ गॉड यानी भगवान वाला वेदा भी कहा जाता है। वेदास ऑफ गायों वाला वेद भी कहा जाता है। वेदास ऑफ संस्कार, संस्कार वाला वेद भी कहा जाता है। नदियों वाला वेद, माता च पिता वाला वेद, भगवान वाला वेद, गायों वाला वेद और संस्कार वाला वेद भी कहा जाता है किसे? ऋग्वेदा को। इन ऋग्वेदा मेंशन, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो गाय है, इंद्र है, अग्नि है, इन सभी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार हुआ है, शूद्र का उल्लेख 1 बार हुआ है, वैश्य का उल्लेख 1 बार हुआ है। तो उसी तरह से गायों का जो उल्लेख है ऋग्वेद पीरियड में 176 बार हुआ है, 176 टाइम्स। इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार हुआ है। किंग यानी राजा का उल्लेख 1 बार हुआ है। नेशन यानी राष्ट्र का उल्लेख 10 बार हुआ है। आर्य का उल्लेख 36 बार हुआ है। माता च पिता का उल्लेख 400 बार हुआ है। सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है माता च पिता, 400 बार। ठीक है, माता च पिता तुम ही हो बंधु चिसखा तुम्हें हुआ। ग्राम का उल्लेख 13 बार हुआ है। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का उल्लेख, जन का उल्लेख 276, कहीं कहीं पे 280 भी मेंशन किया गया। ब्लॉक का उल्लेख यानी विश्व का उल्लेख 195 बार हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऋग्वैदिक पीरियड में आज हम लोगों ने केवल जाना ऋग्वेद के बारे में, और उत्तर वैदिक पीरियड में हम लोग जानेंगे यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ऋग्वेद से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो सभी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, और आप इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
उत्तर वैदिक पीरियड, वो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। इसको पार्ट करके वीडियो को कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगा और आप अच्छे से इसे देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से इसका रिविजन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।